Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying macroeconomics chapter number 5, government budget and the economy. This is your fourth part. इस part में हम समझेंगे कि what are the different types of government budget that we see and what is government deficit. बहुत important topic है, बहुत ही ज़्यादा crucial part है government budget का. So let's get started. Okay, सबसे पहले to start वी नो कि गवर्नमेंट बजट में दो चीजें हम देखते हैं. क्या क्या? फर्स्ट इज योर बजट रिसीट्स कि कितना पैसा आ रहा है एंड सेकंड इज योर बजट एक्सपेंडिचर. बजट में सेकंड चीज क्या होती है कि आपका कितना पैसा जा रहा है. अब आप मुझे बताओ, अगर आपको मैं बोलूं कि जितना पैसा आ रहा है मतलब जो आपके बजट रिसीट्स हैं और जितना पैसा जा रहा है जो आप एक्सपेंडिचर कर रहा है गवर्नमेंट वो इक्वल है. अगर मैं आपसे बोलूं कि जितना पैसा ला रहे हो गवर्नमेंट उतना ही पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो बजट है वो किस पॉइंट पे है कि आपका रिसीट और एक्सपेंडिचर सेम है. इस सिचुएशन में हम उस बजट को क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन में हम उस बजट को बोलते हैं बैलेंस्ड बजट. क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट. ऑफ कोर्स क्योंकि ये बैलेंस्ड बजट ही है. अगर आप जितना पैसा एक्सपेंडिचर में दे रहे हो उतना ही पैसा आपके पास एज रेवेन्यू आ भी रहा है, तो उस बजट को हमने क्या बोल दिया? बैलेंस्ड बजट. इज इट वेरी क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि जितना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो ज्यादा है जितना वो खर्च कर रहे हैं, मतलब उनका जो बजट एक्सपेंडिचर है दैट इज लेस देन देयर बजट रिसीट्स, मतलब उनके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं और वो कम खर्च कर रहे हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि बजट जो है वो क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है क्योंकि पैसे ज्यादा आ रहे हैं, पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो उनके पास पैसे बच रहे हैं, तो उनके पास वो क्या बच रहा है? उनके पास सरप्लस बच रहा है. तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? इस बजट को हम बोलते हैं सरप्लस बजट. क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट. क्यों? क्योंकि जितने मनी आ रहे हैं दैट इज मोर देन जो मनी हम लगा रहे हैं. इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस. वेरी क्लियर? ओके, अब आप बताओ थर्ड सिचुएशन क्या होगी? थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि मैं जितना एज गवर्नमेंट पैसे लगा रही हूँ उतना पैसा मेरे पास आ नहीं रहा है. दैट मीन्स कि जो भी बजट का रिसीट है, जो भी पैसे आ रहे हैं वो क्या है? कम है जितने पैसे गवर्नमेंट लगा रही है, मतलब बजट एक्सपेंडिचर क्या हो गया? ज्यादा. अब आप इस सिचुएशन में बताओ क्या होगा? गवर्नमेंट के पास पैसे कम आ रहे हैं बट उनका खर्चा ज्यादा है, मतलब इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेफिसिट सिचुएशन. मतलब गवर्नमेंट के पास क्या है? फंड्स का कमी है, डेफिसिट में है वो, और इस काइंड ऑफ बजट को हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट. क्लियर? ठीक है, अब हम एक एक सिचुएशन को एक बार समझते हैं. ठीक है, टू स्टार्ट विद वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट दैट इज योर बैलेंस्ड बजट. ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? बैलेंस्ड बजट. बैलेंस्ड बजट का क्या मतलब हुआ कि जितना आपका बजट रिसीट्स है, मतलब आप जितना मनी बोल रहे हो कि हमें मिलेगा बजट में, उतना ही आप बोल रहे हो कि आप क्या कर दोगे? उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होगा, उतना ही आप खर्च कर दोगे. अब इस सिचुएशन में आपका रिसीट और एक्सपेंडिचर बराबर है, मतलब आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है? इक्विलिब्रियम में चल रही है. आपकी इकोनॉमी अगर बैलेंस बजट पे चलने लगे तो वो तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पे चल रही है. कोई सिचुएशन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम चल ही नहीं रही है, सब कुछ क्या चल रहा है? बिल्कुल बजट के अकॉर्डिंग चल रहा है. ये एक आइडियल सिचुएशन है. बेसिकली जब हम बजट बनाते हैं तो ये आइडियल सिचुएशन वहां पे फॉलो नहीं होती है. ये एक आइडियल सिचुएशन है. ये एक्चुअली जो मार्केट चलता है, जो एक्चुअल इकोनॉमी चलती है, उसमें ये फॉलो नहीं हो पाता है. दिस इज योर बैलेंस्ड बजट. एम आई वेरी क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड. सेकेंड हमने क्या पढ़ा? सरप्लस बजट. सेकेंड वी स्टडीड सरप्लस बजट. सरप्लस का मतलब होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपका, सॉरी, आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है और आपका प्रॉफिट हो रहा है. तो इस सिचुएशन में क्या बजट बनाए कि जितना मेरा पास बजट रिसीट्स है वो ज्यादा है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है. अब आप मुझे ये सिचुएशन देखो और बताओ ये सिचुएशन कब काम आ सकती है? ऐसा बजट कब बनना चाहिए?
एक तो क्योंकि यहाँ पे रिसीट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। एक्सपेंडिचर कम है मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसे कम लगा रही है। अगर गवर्नमेंट पैसे कम लगा रही है तो मार्केट में क्या हो रहा है, मनी सप्लाई कम हो रहा है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो आपका टोटल मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पढ़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट हमने। अगर आपका मनी सप्लाई मार्केट में कम हो रहा है एक्सपेंडिचर कम होने से, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या मनी सर्कुलेशन पूरा क्या है मार्केट में, कम है। आपकी जो टोटल एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई। अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड टोटल जो थी वो कम हो गई, ये सिचुएशन हमें कब फीजिबल होती है, ये सिचुएशन हमें फीजिबल होती है जब हमें इन्फ्लेशन को सही करना होता है। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, जनरल प्राइस बढ़ जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है इकोनॉमी में। तो ये इन्फ्लेशन को क्या करती है, सही करती है या कॉम्बैट करती है। तो सरप्लस बजट इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर को, एग्रीगेट डिमांड को और मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करके ये सब रिड्यूस कर सकता है। ये भी सिचुएशन बहुत रेयरली आती है। मोस्टली इंडियन बजट्स हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, मतलब उनका जो रिसीट होता है वो हमेशा उनके खर्चे से कम ही होता है। दिस इज योर सरप्लस बजट। इज इट वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने बोला बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट वो सिचुएशन होती है जिसमें ईयर्स एंड ईयर्स से ही इंडियन बजट एक डेफिसिट बजट ही है। सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डेफिसिट बजट। ओके, इसका मतलब हुआ कि आपने जो रेवेन्यू, आपका जो रिसीट है वो क्या है, कम है आपके टोटल एक्सपेंडिचर से। ये सबसे ज्यादा हो सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बहुत सारे होते हैं। अब अगर ये सिचुएशन है कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब आपका मनी सप्लाई क्या है मार्केट में, ज़्यादा है। मनी सप्लाई ज़्यादा है मतलब गवर्नमेंट की जो ज़्यादा लग रहा है उससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। अगर जनरल प्राइस बढ़ गया चीज़ों का तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं और इन्फ्लेशन क्या करना पड़ता है, कंट्री को फेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इससे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है। एनी डाउट्स? ठीक है, तो ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन, क्योंकि सबसे रियलिस्टिक सिचुएशन है। ये एक वो सिचुएशन है जो एक्चुअली होती है, इट्स अ रियलिस्टिक सिचुएशन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, मोस्टली डेफिसिट बजट में ही रहता है कि बजट एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर बजट रेवेन्यू। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे एग्रीगेट डिमांड और मनी सप्लाई बढ़ जाती है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आने की बहुत चांसेस होती है। जनरल प्राइस लेवल आपकी चीज़ों का बढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपका बजट डेफिसिट में होता है। कोई डाउट्स? अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला कि डेफिसिट बजट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट सबसे ज्यादा बजट डेफिसिट में ही रहती है। इससे हम इन्फ्लेशन से लेके इतनी गंदी गंदी प्रॉब्लम से इकोनॉमी क्या करती है, डील करती है। अब ये डेफिसिट भी बहुत टाइप्स के होते हैं। किस किस टाइप के होते हैं? जब हम बजट डेफिसिट पढ़ते हैं तो हम बजट डेफिसिट की 3 टाइप्स पढ़ते हैं। बजट डेफिसिट के हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, नेम्स पे ध्यान देना, आपको समझ आएगा, ये हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। फर्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, सेकेंड इज योर फिस्कल डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड इज योर प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो बजट भी डेफिसिट 3 तरीके से हो सकता है। किसी भी टाइप से आपका बजट डेफिसिट हो सकता है। अब ये तरीके क्या होते हैं? फर्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। आप अगर नाम पे भी ध्यान दो तो नाम क्या है इसका, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होगा कि आपका जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें क्या कमी है। जब हमको पता है कि डेफिसिट वर्ड का मतलब होता है योर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर रिसीट, तो रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब हो जाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू रिसीट। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू का जो आपका एक्सपेंडिचर है माइनस आपको जितना पैसा रेवेन्यू से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। कोई डाउट ये मैंने क्या किया? एनी डाउट? सी, सबसे पहले हमको पता है कि डेफिसिट का मतलब हो गया कि आपका जो रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर आ रहा है, जिसको मैं RE से डिनोट कर रही हूँ, ये ज्यादा है आपको जो रेवेन्यू से रिसीट मिल रही है। अब आप मुझे बताओ, हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है, रेवेन्यू रिसीट किससे मिलती है? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आता है? रेवेन्यू वो टर्म होता है जिसमें ना ही आपकी कोई एसेट क्रिएट होती है, ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। रेवेन्यू कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास? टैक्सेस से आता है एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू किससे आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू अलग अलग चीजों से आता है, इंटरेस्ट से आता है, प्रॉफिट से आता है, शीट से आता है, फोर्थ फीचर्स से आता है। ये सारे कौन से होते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहां से जो मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है उसको मैं बोलती हूँ रेवेन्यू रिसीट्स। कोई डाउट? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे बताओ, ये और रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो चीजें आपके पास वापस नहीं आएंगी, जैसे कि आप सैलरी दे रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, या डिफेंस में किसी को सैलरी दे रहे हो, इन सब चीजों से क्या हो रहा है? ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, वो बस आपका रेवेन्यू खर्च हो रहा है। तो ये सारे होते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सो अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, तो आपका डेफिसिट क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया? फिर आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस योर रेवेन्यू रिसीट। कोई डाउट? ये आपको समझ आया कि क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट? ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट। एनी डाउट्स कि क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट? ठीक है, अब मुझे बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट हमने देख लिया, रेवेन्यू डेफिसिट से हमको पता चल गया कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट से एक्चुअल में दिक्कतें क्या क्या फेस करनी पड़ेंगी? अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट में है, मतलब हमारे पास जो मनी आ रहा है वो मेरे ही एक्सपेंडिचर के लिए सही नहीं है। गवर्नमेंट के पास जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज आ रहे हैं वो कम है, राइट? तो हम लोगों को क्या करना होगा कि हमारे जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं वो हमारे लिए कम पड़ रहे हैं, इनसे भी ज्यादा है जो मुझे खर्च करना है। ये सिचुएशन आ गई है। अब मेरा इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगी? जब मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हो, मुझे एक्सपेंडिचर करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं ये एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लाता है फिर ये एक्सपेंडिचर करना है? दो ही सिचुएशंस है, या तो ये मनी बोरो कर ले, किसी से जाके बोरो कर ले। अब बोरो करेगा तो क्या होगा? इस पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्यों लाइबिलिटी क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि इनको ये मनी एनीवे क्या करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो ये एक्सपेंडिचर करने के लिए गलत काम गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? बोरो करना पड़ता है। ठीक है, और क्या कर सकती है? इसके अलावा डिस सेविंग करनी होती है। डिस सेविंग मतलब उनके पास जो सेविंग्स होती हैं, गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास जो इन्वेंट्री होती है, उनको वो खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि रेवेन्यू तो टैक्स से क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करते हैं? डिस सेविंग करते हैं। इसके अलावा और क्या करना पड़ता है उनको? डिस इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए। अगर डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई अपनी शेयर बेच देंगे पब्लिक एंटरप्राइज का, तो क्या हो जाएगा? वो पब्लिक एंटरप्राइज का शेयर बिकेगा तो गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आ जाएगा। बट इससे क्या हुआ? इससे उनका एसेट क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, एसेट रिडक्शन हो गया। सो ये जो सिचुएशन होती है जो इनको एक्सपेंडिचर के लिए करनी पड़ रही है, ये होता है जो हमें बताता है कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना क्रिटिकल जा सकता है। ये था आपका फर्स्ट काइंड ऑफ डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। इज इट वेरी क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमने सेकंड क्या पढ़ा है? सेकंड इज आवर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट तो सिर्फ रेवेन्यू पार्ट ऑफ दिखाता है, बट फिस्कल डेफिसिट में क्या आता है? फिस्कल डेफिसिट आपको बताता है आपके टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी पूरे गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितने ज्यादा हैं किससे? आपकी टोटल रिसीट से। आपके पास जितना टोटल पैसा आ रहा है उससे कितना ज्यादा आप खर्च कर रहे हो, टोटल गवर्नमेंट मतलब रेवेन्यू कैपिटल दोनों को मिलाकर, वो डिफरेंस फिस्कल डेफिसिट बताता है। बट एक ही चीज के साथ, क्या? कि वो इस टोटल रिसीट्स में एक चीज को एक्सक्लूड करता है, और वो क्या होती है? बोरोइंग्स।
बोरोइंग का जो मनी होता है, जो अपने रिसीट में आता है, अपन बोलते हैं ना कि अगर अपन ने मनी बोरो किया है तो वो अपने क्या कर रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं ना अपने पास, तो वो अपन किस में रखते हैं, कैपिटल रिसीट्स में रखते हैं। तो बस उस कैपिटल रिसीट से बोरोइंग हम नहीं लेते हैं, उसके अलावा जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू होता है, रिसीट होता है, उससे हमको क्या मिलता है, फिस्कल डेफिसिट मिलता है। वेरी क्लियर? ओके। तो अब हमने ये तो देख लिया कि हम बोरोइंग नहीं लेते हैं। अब हम ये बोरोइंग लेते क्यों नहीं, हम इसको एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, बताओ, सोचो। देखो, अगर हमारा एक्सपेंडिचर हमारे रिसीट से ज्यादा है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसको कहीं ना कहीं से मनी बोरो करना पड़ेगा, राइट? वो मनी बोरो करेगी, क्यों? इस डेफिसिट को कम करने के लिए। अब अगर यहाँ पे मैं टोटल रिसीट्स में ये बोरोइंग को ऐड कर दूंगी, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो ये ऐड कर दिया कि मुझे कितनी बोरोइंग चाहिए, उससे मुझे मेरा डेफिसिट कैसे पता चला? डेफिसिट के थ्रू तो हम उस डेफिसिट को तो हम बोरोइंग के थ्रू कम कर रहे हैं ना। अगर हमने वो बोरोइंग ये ऑलरेडी क्या कर दी, कंबाइन कर दी, तो पता चलेगा क्या कि अपना एक्चुअल डेफिसिट क्या है? नहीं। तो अगर आपको ये निकालना है कि आपने जो टोटल खर्चा किया और जो टोटल पैसा आपके बीच में आया, उससे आपकी कंट्री की एक्चुअल इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, तो जो मनी आपने बोरो लिया वो आप ऐड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअली वो मनी बोरो ही इस डेफिसिट को सही करने को लिया है। आपको वो डेफिसिट कम करना है, आपको अपना एक्सपेंडिचर क्लियर करना है, इसीलिए आपने वो मनी बोरो किया है। अगर मैंने उसी मनी को ऐड कर दिया तो मेरे पास फिस्कल डेफिसिट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं जब हम फिस्कल डेफिसिट पढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, टोटल रिसीट्स क्या है, हमने उससे क्या एक्सक्लूड कर दिया, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर दिया। दिस वॉज योर फिस्कल डेफिसिट। मूविंग फॉरवर्ड, हम थर्ड चीज क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। थर्ड वी स्टडी इज प्राइमरी डेफिसिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बेसिकली जो डेफिसिट होता है ये हम फिस्कल डेफिसिट से ही कैलकुलेट करते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट में देखो हमने बोरिंग्स हटा दी, ठीक है, तो हमको ये तो पता है कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट आ जाता है फाइनल वाला, और उसमें बोरोइंग्स नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोरोइंग से हम डेफिसिट सही करते हैं। बोरोइंग एक्चुअली एक मेजर है डेफिसिट सही करने का। सो अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा अभी प्राइमरी डेफिसिट चल रहा है वो मैंने, फिस्कल डेफिसिट चल रहा है वो मैंने ले लिया। अब जो मैंने लास्ट में बोरो किए थे मनी, उस मनी के साथ मुझे उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है, राइट? तो इसको कवर करने के लिए मैं जो भी मनी बोरो कर रही होंगी, मैं अगर इसको कवर करने के लिए मनी बोरो कर रही हूँ तो उसमें वो इंटरेस्ट रेट भी ऐड होगा, जो इंटरेस्ट रेट मैंने पहले बोरो किया था उसका था। अब जो बोरो करूंगी तो मुझे ये लगेगा ना कि मुझे पुराने वाला इंटरेस्ट भी तो चुकाना है, फिर ही तो मैं नया बोरोइंग कर पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये मनी बोरो किया इसमें मैंने ये पार्ट भी रखा कि मुझे पुराना पास्ट वाला इंटरेस्ट क्या करना है, हटाना है। तो प्राइमरी डेफिसिट और क्लियर पिक्चर देती है क्या करके, इसमें जिसमें बोरोइंग नहीं है उससे जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उसको भी हटा के। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट भी हटा दोगे तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि बोरोइंग के अलावा जो इंटरेस्ट की जरूरत थी वो गवर्नमेंट ने कितनी की थी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। ओके, आई नो बहुत बेसिक आइडिया मिला है, लेट्स मूव टू द स्लाइड्स एंड अंडरस्टैंड देम इन अ लिटिल डिटेल एंड बेटर वे। ओके, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ बजट देखी। सबसे फर्स्ट बजट कौन सा था, बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट कौन सा बजट होता है, जब तुम्हारे जो पैसा तुम्हारा आ रहा है वो इक्वल है जो पैसा तुम्हारा जा रहा है। Okay, government budget is said to be a balanced budget if estimated government receipts are equal to the estimated government expenditure. Okay, तो क्या होता है, estimated government receipts क्या हो, equal हो किसके, estimated government expenditure के, total government expenditure के। Okay, so what we know that budget receipt is equals to budget expenditure, ये होता है balanced budget. Any doubts? Okay. सेकेंड इज आर सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का क्या मतलब हुआ कि जितना मनी आ रहा है वो ज्यादा है जितना मनी जा रहा है। तो इट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन the estimated government expenditure, then the budget is known to be surplus budget. क्या होता है surplus budget से? Surplus budget helps to reduce the level of aggregate demand.
आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है इकोनॉमी में, जिससे विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब क्या हुआ, आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो क्या हो जाएगा, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई मतलब एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो आपका जो मनी सप्लाई होगा मार्केट में वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आपका मनी सप्लाई मार्केट में कम होता है तो क्या होता है, जो जनरल प्राइस होता है वो जनरल प्राइस कम हो जाएगा, और जैसे ही वो प्राइसिंग कम होगी आपका जो इन्फ्लेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। सो सरप्लस बजट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कोई डाउट, ये चीज समझ आई, ये होता है अपना जिस्ट ऑफ योर सरप्लस बजट। ओके, क्या देखा हमने कि बजट के जो रेसीट्स होते हैं आर ग्रेटर देन जो बजट के एक्सपेंडिचर होते हैं, और उसको हम बोलते हैं सरप्लस बजट। मूविंग फॉरवर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिसिट बजट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है जो हमारे पास पैसा आ रहा है उससे। ओके, इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन द बजट इज टर्म्ड टू बी डेफिसिट बजट। एनी डाउट्स? ठीक है, तो क्या समझ आया कि बजट रिसीट्स कम होती हैं किससे, बजट एक्सपेंडिचर से, और इसको हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। यहां पे हमें पता चल गया कि डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस बजट क्या होता है। अब हमको पता है कि डेफिसिट जब बजट जाता है तो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बजट हमेशा डेफिसिट में ही होता है। 3 टाइप के डेफिसिट बजट देख सकता है, कौन कौन से? फर्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड इज योर फिस्कल डेफिसिट, एंड थर्ड इज योर प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि आपका जो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है माइनस जो आपका रेवेन्यू का रिसीट है। अब रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमें ये चीज पता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? सैलरीज जो हम लोग देते हैं, या हम ऐसे किसी सर्विस पे लगा रहे हैं, या फिर हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं किसी को, या कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं एज गवर्नमेंट, ये सारे क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसीट किससे आती है? हमसे टैक्स से आती है, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी आते हैं। ये होता है। अब हमने अगर रेवेन्यू के टोटल एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू का रिसीट बताया तो हमें क्या मिल गया? रेवेन्यू डेफिसिट मिल गया। कोई डाउट यहाँ पे? ओके। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपके टोटल एक्सपेंडिचर। इससे हम क्या माइनस करते हैं? आपके जो भी टोटल रिसीट्स है, जहां से भी पैसा आ रहा है, मतलब आपके पूरे टोटल रिसीट्स प्लस आप कर दो यहाँ पे आपके कैपिटल रिसीट्स। बट इसमें हम क्या एक्सक्लूड करते हैं? एक्सक्लूडिंग योर बोरोइंग्स। आपने जो मनी बोरो किया है वो हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि बोरोइंग एक्चुअली एक मेजर होता है ये डेफिसिट को सही करने का, इसीलिए हम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट से ही होता है, बस इसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं पास्ट के उनको भी हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पास्ट के इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी हम बोरो करके क्लियर कर रहे हैं, राइट? तो बोरो तो अगेन क्या हो गया? एक मेजर हो गया, वो डेफिसिट को सही करने के लिए यूज हो रहा है, तो इसीलिए हम उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट भी हटा देते हैं। क्लियर? ओके, आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट्स वेरी फन। अगर आपको ये चीज समझ आएगी तो इट्स वेरी easy. Okay, moving forward. Next is your revenue deficit. It refers to axis of revenue expenditure over axis of revenue receipt. मतलब revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipts. Is it very clear? ये बहुत important formula है, इससे questions आपको solve करने आते हैं जब भी आपसे deficit के questions पूछे जाते हैं। अब क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट से हमको क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास खुद का ही रेवेन्यू इतना कम है कि वो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। सो रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर्स और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोविजंस ऑफ वेरियस सर्विसेज। इससे क्या होता है? इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग। क्यों? क्योंकि अब रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है, तो जो पैसे ऑलरेडी होंगे उनको यूज करना पड़ेगा, इसलिए क्या हो रही है? डिससेविंग हो रही है। It also implies that government has to make up to this deficit from capital receipts. तो उनको क्या करना पड़ेगा? या तो पैसे बोरो करने पड़ेंगे, या फिर उनको क्या करना पड़ेगा? जो भी उनका डिसइन्वेस्टमेंट होगा वो उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
अब बताओ मुझे, अगर क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो क्या क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अभी तो पढ़ा अपन ने, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्यों, क्योंकि इनको वापस देना पड़ेगा। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एसिड रिडक्शन हो रहा है, एसिड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये दोनों इश्यूज भी क्या आ गए, इसकी वजह से आ गए। इट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट ईदर लीड्स टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स और reduces the assets in the form of disinvestment. Okay? A high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue. इस कंडीशन में, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है कि गवर्नमेंट को ये लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है। और इसको क्योर करने के क्या तरीके हैं, दो ही तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, या तो अपना रेवेन्यू कैसे भी बढ़ा ले, कोई और तरीका नहीं है। बोरोइंग करना, डिससेविंग करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, दीज आर नॉट द करेक्ट मेजर। सो एक्सपेंडिचर कैसे कम करे, गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसका एक्सपेंडिचर बंद कर दें। और गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसीट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। जिस भी सोर्स से उनके पास रेवेन्यू आता है, वो टैक्सेस हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू, उनको गवर्नमेंट को इंक्रीज कर देना चाहिए। ये था आपका फर्स्ट काइंड ऑफ डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट इज योर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, जितना टोटल खर्चा हो रहा है, ओवर टोटल रिसीट्स, पूरी रिसीट्स एक्सेप्ट व्हाट, एक्सक्लूडिंग योर बोरोइंग्स इन द गिवन फिस्कल ईयर। तो क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस योर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग योर बोरोइंग्स। आप बोरोइंग्स को नहीं लेते हो। मेजर क्वेश्चन क्या आता है, हम बोरोइंग्स को क्यों नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपकी बोरोइंग्स होती हैं वो एक्चुअली क्या करती है, ये एक मेजर होती है किस चीज का, इस डेफिसिट को क्योर करने का, मेजर ऑफ क्योरिंग दिस डेफिसिट। इस डेफिसिट को हम कम ही इससे करते हैं। हम डेफिसिट को कैसे कम करेंगे, लोगों से पैसे लेकर। वही पैसे अगर हम जोड़ देंगे तो हमने डेफिसिट कैसे निकाला, कोई पॉइंट नहीं बनता है डेफिसिट निकालने का फिर। ठीक है, बोरोइंग रिप्रेजेंट्स अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को जो खर्चे करने हैं उसका मेथड है बोरोइंग। ठीक है, सो व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज, इट इज नॉट जनरेटिंग न्यू रेवेन्यू, उससे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इट इज टेकिंग ऑन डेट दैट विल नीड टू बी रिपेड इन द फ्यूचर। कभी ना कभी वो वापस क्या होगी, रीपे होगी। इंक्लूडिंग बोरोइंग इन द कैलकुलेशन वुड डिस्टॉर्ट द एक्चुअल फिस्कल हेल्थ, क्योंकि हम उसी मनी को जिसको हम यूज करने के लिए ले रहे हैं उसी को हम ऐड कर देंगे, तो हमें डेफिसिट, हमें क्लियर पिक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी नहीं समझ आएगी। सो ये होता है आपका व्हाट, फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट से दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट के बहुत सारे मेजर इम्प्लीकेशंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी बहुत सारी इश्यूज हमें फेस करनी पड़ती है। योर फर्स्ट इज डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या हुआ, देखो, अब मैंने आपसे बोला कि डेफिसिट है, ठीक है, तो डेफिसिट में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है मनी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो, गवर्नमेंट ने सबसे पहले मनी बोरो कर लिया। क्यों किया उन्होंने ये मनी बोरो, उन्होंने ये मनी बोरो किया अपना डेफिसिट को कम करने के लिए। ठीक है, डेफिसिट को कम करने के लिए इसने मनी बोरो किया, बट इस बोरोइंग के साथ एक जो लाइबिलिटी आई वो क्या थी, इंटरेस्ट पेमेंट, कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स देने पड़ेंगे, है ना, हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा हमें वो देना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है एज गवर्नमेंट, मुझे ये बोरोड मनी भी चुकाना है और ये इंटरेस्ट रेट भी चुकाना है। इन दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं ये इंटरेस्ट पेमेंट को दे रही हूँ, ठीक है, तो इस इंटरेस्ट पेमेंट में मेरी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, नहीं हो रही है, इंटरेस्ट पेमेंट दे रही हूँ ना। बोरोइंग तो चलो मैंने पैसे लिए थे इसलिए दे रही हूँ, तो वहां तो मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, बट इंटरेस्ट पेमेंट में तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट तो बस मेरा पैसा जा रहा है, ना ही एसेट आ रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ये तो इंटरेस्ट पेमेंट तो मेरा बेसिक सिर्फ एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जो मुझे करना पड़ रहा है, इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ना ही लाइबिलिटी कम कर पा रही हूँ मैं, ना ही एसेट इंक्रीज कर पा रही हूँ एज गवर्नमेंट, दिस इज जस्ट माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या हुआ, अब देखो हमने क्या किया, हमने बोरो किया मनी क्या करने को, डेफिसिट कम करने को।
जिसमें से मैंने ये चीज नहीं देखी कि बोरो करने से मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ही मेरा रेवेन्यू का जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। जब रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया तो अपना फिस्कल डेफिसिट भी आगे आके बढ़ जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी, इकोनॉमी में चलती रहेगी और चलती रहेगी। और ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे, और गवर्नमेंट इवेंचुअली किस सिचुएशन में आ जाएगी, डेट ट्रैप की सिचुएशन में आ जाएगी, उसके ऊपर डेट सी चलती रहेंगी। वेरी क्लियर, समझ आया? ओके, दिस वाज योर डेट ट्रैप। सेकेंड इज योर इन्फ्लेशन, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड इज योर इन्फ्लेशन। फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्यों होगा फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इज अ सिचुएशन जहां पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करना बहुत इजी हो जाता है, शो होने लगे। थर्ड इज योर फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस कैसे होती है, देखो मैं समझाती हूँ। जब पैसे लेती है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को अपना डेफिसिट सही करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दो लोगों से पैसे ले सकती है, या तो आरबीआई से पैसे लेगी, ठीक है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसे लेगी, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से पैसे लेगी, कोई डाउट। अब जब आरबीआई से वो पैसे बोरो करने गई तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को न्यू करेंसी बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई जब तक पैसे नहीं छापेगी कहाँ से आएगा। अब इस न्यू करेंसी से क्या होगा, सडनली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसिंग बढ़ जाएगी, प्राइसिंग बढ़ेगी तो इससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया। कोई डाउट? ये आया समझ कि फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन कैसे आया। अब अगर उन्होंने पैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिए तो क्या हुआ, हमने वो पैसे बोरो किए हैं, ठीक है। अब इस कंट्री पे इंडिया की क्या हो गई, डिपेंडेंस हो गई। क्यों? क्योंकि अब इंडिया को ये पैसे कभी ना कभी जिस कंट्री से लिए हैं उसको देने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, हम लोगों को इस सिचुएशन में क्या करना पड़ा, फॉरेन पे भी डिपेंड होना पड़ा। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हमने आरबीआई पे भी डिपेंड होना पड़ा, और डेट ट्रैप पे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट की वजह से हमें बहुत डेट देने पड़े। और फ्यूचर हैम्पर ग्रोथ, ऑफ कोर्स अगर आप लोन पे हो तो आपके जो फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लोन बर्डन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, लोन बर्डन्स आ जाएंगे। तो फिस्कल डेफिसिट से हमने जो चीजें पढ़ी उसमें क्या क्या थी, सबसे पहले इज योर डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी सी चीज प्लीज समझ लो। आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपको पूरा खर्चा और पूरा रिसीट बता रहा है। वो आपको बता रहा है आपके पास एक्चुअली कितना पैसा आ रहा है और एक्चुअली कितना पैसा जा रहा है, और जो बीच का गैप है वो आपको किसी से पैसे लेकर बोरो करके क्लियर करना है, राइट? कोई डाउट? तो आपको एक्चुअली टोटल बोरोइंग कितनी चाहिए वो फिस्कल डेफिसिट ही बताता है। आप ये बोल सकते हो कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो एक्चुअली आपको जितनी बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट है वो शो करता है। ओके, बोरोइंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट द पेमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। अब अगर आपको इंटरेस्ट पे करना हुआ है तो क्या हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि बोरोइंग में तो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, पर इंटरेस्ट पेमेंट में आपकी कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही। वो पैसा सिर्फ जा रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो क्या हो गया, बढ़ गया, विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। इट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। अब इस फिस्कल डेफिसिट से फिर रेवेन्यू डेफिसिट होगा, रेवेन्यू डेफिसिट से फिर फिस्कल डेफिसिट होगा, ये एक सर्कल चलता रहेगा। ओके, वेयरइन गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन्स टू रिपे द अर्लियर लोन्स। पुराने लोन चुकाने के लिए और लोन लेगी, फिर और लोन देगी, फिर और लोन लेगी। कंट्री इज कॉट इन डेट ट्रैप। और ये कंट्री आ गई अपनी किस चीज में, डेट ट्रैप में। कोई डाउट? सेकेंड इज आर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्योंकि गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज आर सेंट्रल बैंक। क्यों? क्योंकि उसको अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है। अब उसने क्या किया, इसको बोरो करने को आरबीआई ने प्रिंट की न्यू करेंसी टू मीट अप द डेफिसिट रिक्वायरमेंट। जितना पैसा चाहिए उसके लिए हमने नई करेंसी कर ली। करेंसी जैसे ही हुई क्या हुआ, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो गया इन द इकोनॉमी विच क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जिससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया। कोई भी डाउट? ओके, थर्ड इज आर फॉरेन डिपेंडेंस। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में से किसी कंट्री से अगर लिया है विच रेजेस द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, तो हम उस कंट्री पे डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली। एंड लास्ट इज योर हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। बोरोइंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन इन द फ्यूचर जनरेशन। ऑब्वियसली अगर मैं बोल रही हूँ कि ये लोन से एक विशियस सर्कल है,
मैं बोरो करती जा रही हूँ मनी अलग अलग जगह से, जिससे मेरा फिजिकल डेफिसिट आता है, फिर घूम के मैं उसको सही करती हूँ तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है, और यही सेम चीज़ चलती रहती है। अगर यही विशियस सर्कल चलता रहेगा तो ये तो फ्यूचर जनरेशन को हैम्पर करेगा। सो दिस वॉज द अदर रीजन। अब ये चीज हम सही कैसे कर सकते हैं? हम दो ही चीजों से सही कर सकते हैं। वन तो पैसे बोरो करके, और सेकंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब न्यू करेंसी को प्रिंट करके। न्यू करेंसी को प्रिंट करने से इन्फ्लेशन आ रहा है, और बोरोइंग से क्या हो रहा है? बोरिंग से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है, फिर बोरिंग हो जाती है, और यही चलता रहता है। सो ये दोनों हैं अपने सोर्सेज एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने को, बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। ओके, नाउ फिजिकल डेफिसिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? योर फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू योर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस योर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग योर बोरोइंग। बोरोइंग्स को आप हटा दो और टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट निकालो, तो आपको क्या मिल जाता है? आपका फिजिकल डेफिसिट। अब आपको बताओ टोटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? इसको हम ऐसे समझते हैं। हमें पता है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू योर total expenditure minus your total receipts excluding your borrowings. Any doubts? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, अब आप मुझे बताओ टोटल एक्सपेंडिचर क्या क्या मतलब हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरा फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे मैं टोटल रिसीट को क्या लिख सकती हूँ? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट विदाउट बोरोइंग, राइट? यही लिख सकती हूँ। तो इसके आगे मैं क्या लिख दूंगी? माइनस, यहाँ अपन लिख देंगे रेवेन्यू रिसीट, और उसमें हम प्लस कर देंगे अपने कैपिटल रिसीट्स, बट बस बोरोइंग को हटा देंगे। ये आ गया मेरा दूसरा फॉर्मूला। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करे, वो आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल में टोटल एक्सपेंडिचर ना देकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दे, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे दे, कैपिटल रिसीट्स दे दे, रेवेन्यू रिसीट्स दे के, और आपको बोले कि आप इससे कैलकुलेट करो। एनी डाउट्स? अब वो क्या कर सकते हैं? वो आपको ऐसा कर सकते हैं कि आपको ये जो दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स, इसकी जगह वो क्या करे? वो आपको सिर्फ एक दे दे रेवेन्यू डेफिसिट, और पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग से एक्सप्लेन कर दे, तो भी क्या होगा? सेम सिचुएशन ही आएगी। कोई भी डाउट नहीं? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस पॉइंट पे हमको सिर्फ बोरोइंग्स दी जाती हैं, उस पॉइंट पे आपकी जो टोटल बोरोइंग्स होती हैं वो ही आपका फिजिकल डेफिसिट होता है। योर फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू योर टोटल बोरोइंग्स। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका डेफिसिट आपको बता रहा है कि टोटल एक्चुअल डेफिसिट क्या है, कितना पैसा है जो आपको बोरो करके ही क्लियर करना पड़ेगा। तो योर फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू योर टोटल बोरोइंग। अगर आपके किसी एग्जाम्पल में दिया हो, क्वेश्चन आया आपके पास कि आपका फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करो, उसमें आपको टोटल बोरिंग्स दी गई हैं बस, तो दैट वुड बी योर आंसर डायरेक्टली। प्लीज इसको याद रखना। ओके, थर्ड इज योर प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में हम क्या करते हैं? हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी रिमूव कर देते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या करा हमने? प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट क्या कर दिया? हटा दिया। अब ऐसा क्यों होता है? The total borrowings requirement of government includes interest commitment of past, है ना? जो भी वो टोटल बोरिंग होता है वो यही सोच के करता है कि मुझे पास्ट की डेट्स क्लियर करनी है। कोई डाउट? पास्ट की डेट में जो भी इंटरेस्ट रेट है वो मुझे क्लियर करना है। Primary deficit reflects the extent to which such interest commitment have compelled the government to borrow the money. तो हमें पता चलता है एक्चुअली कि पैसा कितना बोरो किया। प्राइमरी डेफिसिट सबसे मेजर रोल प्ले करता है डेफिसिट में, यही है जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट होता है। ओके, इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव बीन इंक्रीजिंग इन दिस ईयर। अब क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा हमको देने पड़ते हैं। इतने ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं हम पास बोरिंग से, जिससे क्या होता है? हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर मुझे इंटरेस्ट पेमेंट बहुत देना पड़ रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं ज़्यादा बोरो कर रही हूँ। ज़्यादा बोरो कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? कि मेरा फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। टोटल बोरिंग अगर ज़्यादा हो रही है मतलब टोटल फिजिकल डेफिसिट भी ज़्यादा हो रहा है, दोनों सेम चीज़ होती है एक्चुअली।
तो क्या हुआ कि इसके वजह से मेरा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो रीपेमेंट है लोन का जितनी जल्दी हम कर सकें उतनी जल्दी करना चाहिए। टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन्स एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो। ओके ये थे आपके तीनों टाइप ऑफ डेफिसिट्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। वेरी इजी, जस्ट टू रिवाइज देम। फर्स्ट इज फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट आपको क्या बताता है? डिफरेंस बिटवीन योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड योर रेवेन्यू रिसीट्स। बट फिस्कल क्या बताता है? टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स। बस क्या एक्सक्लूडेड होता है उसमें? बोरोइंग्स एक्सक्लूडेड होती है। इंडिकेटर इट मेजर्स टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इससे हमें पता चल रहा है कि हमें एक्चुअली टोटल कितना बोरो करना है मनी, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इट इंडिकेट्स इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। यहाँ तो रेवेन्यू में कोई दिक्कत आ रही है, रेवेन्यू में दिक्कत आ रही है मतलब वो अपनी डे टू डे प्रैक्टिस भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, इससे हमको क्या पता चलता है कि एक्चुअली में दिक्कतें क्या आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर प्राइमरी एंड फिस्कल डेफिसिट। मेजर डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे हम सिर्फ बोरोइंग को एक्सक्लूड करते हैं और जो आता है उससे हम अगर इंटरेस्ट पेमेंट को भी हटा दे तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाती है। ओके, इट शोज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड इट शोज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग योर बोरोइंग। ये क्या बताता है? इट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट के अलावा कितना बोरो करना है वो आपको बता रहा है कि आपकी टोटल बोरोइंग्स कितनी है। और ये आपको बता रहा है कि अगर आपको पुराने इंटरेस्ट ना देने पड़े तो आपको एक्चुअली कितना बोरो करने की अभी नीड है इन करेंट सिचुएशन। इट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग योर इंटरेस्ट रेट। क्या फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का? फिस्कल डेफिसिट माइनस योर इंटरेस्ट पेमेंट। और फिस्कल डेफिसिट का योर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग योर बोरोइंग्स। ओके, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। वी विल जस्ट रिवाइज द फॉर्मूला वन एंड अंडरस्टैंड कि आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हुए। फर्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग योर बोरोइंग्स। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट में भी दिया हो पर क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट अलग से हम लोगों को दिए हो। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे नोटिस करो यहाँ आपको लिख के दिया है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके डेट नहीं क्रिएट हो रही है। डेट नहीं क्रिएट हो रही है मतलब आप पैसे बोरो नहीं कर रहे हो। अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आ रही है इसका क्या मतलब हुआ? अगर लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है मतलब आप मनी बोरो नहीं कर रहे हो। आपके पास अदर फर्म से, अदर रिसीट से, अदर चीजों से क्या आ रहे हैं यहाँ पे पैसे का आप दे रहे हो, आपको आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स मतलब आपके ऊपर उससे कोई डेट नहीं आ रही है, आपके ऊपर कोई डेट नहीं आ रही है मतलब वो बोरोइंग नहीं कर रहे हो। बोरोइंग नहीं कर रहे हो तो एनीवे आप उसको क्या करोगे? ऐड कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ बोरोइंग हटाना होता है। तो आपको ट्रिक करने के लिए क्या कर सकते हैं वो फिस्कल डेफिसिट में अगर आपको लिखा मिल गया नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल तो इसका क्या मतलब हुआ कि बोरोइंग्स ऑलरेडी हटी हुई है, वी जस्ट हैव टू यूज दैट। एनी कंफ्यूजन? And if the only total borrowings are given, your total borrowings is equals to your fiscal deficit. Last is your primary deficit. Fiscal deficit से आप interest payment को क्या करते हो? माइनस कर देते हो। जल्दी से फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, खुद से जब हम लोग ट्राई करते हैं तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसीलिए ट्राई राइटिंग द फॉर्मूलाज बाय योर ओन। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे इजी, कुछ काम नहीं है आपको, बस आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या करना है? रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर देना है, माइनस योर रेवेन्यू रिसीट। एनी डाउट्स? दिस वाज योर फर्स्ट। सेकंड क्या पढ़ा हमने? सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, फिस्कल डेफिसिट को वो किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट को सबसे ज्यादा टाइप से लिख सकता है। किस किस टाइप से लिख सकता है? एक तो वो आपको सीधे लिख सकते हैं योर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस योर टोटल रिसीट्स, और आपको बोरोइंग देंगी जिसको आप क्या करोगे? बोरोइंग को आप इससे माइनस कर दोगे। सबसे सिंपल तो ये हो गया। अब वो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? वो इसके अलावा आपको क्या बोल सकते हैं? वो आपको बोल सकता है कि मैंने आपको टोटल एक्सपेंडिचर की जगह दो दे दिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
टोटल रिसीट की जगह आपको दे दिया रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो अब आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना होगा, तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको टोटल रिसीट निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को ऐड करोगे। पर अगर इसमें से बोरोइंग्स दी होंगी तो उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये आ जाएगा क्या, आपका फिस्कल डेफिसिट। अब आपको और कंफ्यूज करने को वो क्या कर सकते हैं कि वो आपको इसकी जगह तो दे दे रेवेन्यू डेफिसिट, कि आपको सीधे सीधे दे दिया है कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ठीक है, बट ये आपको सेम दे जो आपको दिया है, ये आपको ऐसे ही दे दे। तो आप ये रेवेन्यू डेफिसिट को सीधे यूज कर लोगे, एक्सपेंडिचर अलग से नहीं ढूंढोगे, और यहाँ क्या करोगे, उसको सेम रखे रहोगे। और अगर उन्होंने वाई से वर्सा कर दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दे देंगे क्या, यहाँ पे आपको दे देंगे बोरोइंग हटाकर ऑलरेडी, तो उसको क्या लिखेंगे अपन, नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट रिसिट्स, नॉन डेट क्रिएट। अगर आपके ऊपर डेट क्रिएट नहीं हो रही है मतलब आप वो मनी बोरो नहीं कर रहे हो, वो बोरो मनी नहीं कर रहे हो। अगर आपको ये दोनों चीजें दी तो सिंपल हो गया, इससे आप इसको माइनस कर दोगे। बट अगर आपको ये दिया और ये दिया तो भी आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे। कैसे भी आपको फिस्कल डेफिसिट घुमा के पूछ सकते हैं। और इन सब सिचुएशन के अलावा अगर सिर्फ बोरोइंग दी हो तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू योर टोटल बोरोइंग्स। प्लीज याद रखना, बहुत बार ट्रिक करने को ये क्वेश्चन आपको वो दे सकते हैं, आप सॉल्व करने मत बैठ जाना। कोई डाउट, इजी, अंडरस्टूड। लास्ट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में हम क्या करते हैं, हम फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट रेट को, इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं कि आपका टोटल इंटरेस्ट क्या है। ये होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। एनी डाउट्स, ठीक है। अब ये थे अपने सारे फॉर्मूले जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पूरे बजट चैप्टर से। वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फॉर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल एंड प्राइमरी, तीनों निकालना है हमें, ठीक है। ये रही हमारे पास टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस योर रेवेन्यू रिसीट। जितना पैसा आपके रेवेन्यू में जा रहा है माइनस जितना पैसा रेवेन्यू से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको ये दो चीजें चाहिए। अब हमें टेबल में देखो क्या दिया हुआ है, नॉन डेट क्रिएटिंग रेसीट, रेवेन्यू डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दिया है बट हमको साथ में रेवेन्यू डेफिसिट दिया है। अब मुझे बताओ रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट क्या होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट। तो ये तो हमें ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, एक्सपेंडिचर की आप गलती से सॉल्व कर दो। तो यहाँ तो आपको क्लियर आंसर दिया हुआ है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 12,000 दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, 12,000। कोई डाउट, ऑलरेडी क्वेश्चन में आंसर था, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको अलग से क्या किया, जैसे कि आपको यहाँ पे अलग से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना। चेक द वर्ड फर्स्ट, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट। हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड कर लिया कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट क्या आ गया, ये आ गया हमारा 12,000। कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में हम क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट में हम क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, आपके जो भी टोटल एक्सपेंडिचर हैं, आप उससे जो भी आपके टोटल रिसीट्स है उनको माइनस करोगे, बस क्या हटा के, बोरोइंग हटाकर। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, हमें यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे हम फिर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख देंगे,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इससे हमें क्या माइनस करना है? टोटल रिसीट्स माइनस करनी है। अब यहाँ हमें रेवेन्यू रिसीट्स दी गई है क्या? नहीं दी गई है, पर हमें रेवेन्यू डेफिसिट दिया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है। रेवेन्यू रिसीट्स निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो जाएंगी आपकी? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट, हमें दोनों चीजें दी गई हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस योर रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट। तो अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट, तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू डेफिसिट पता है 12,000, यहाँ लिख दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है 20,000, यहाँ लिख दो। माइनस हमें क्या निकालना है? रेवेन्यू रेसीट्स। रेवेन्यू रेसीट्स इस साइड चली जाएंगी, तो रेवेन्यू रेसीट्स क्या आ जाएंगी अपनी? 20,000 का एक्सपेंडिचर है, डेफिसिट है 12,000, माइनस कर दो तो आपकी रेवेन्यू रेसीट्स क्या आ गई? 8,000। अब आपके पास रेवेन्यू रेसीट्स आ गई कितनी? 8,000। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया? यहाँ लिख दिया हमने रेवेन्यू रेसीट्स प्लस योर कैपिटल रेसीट्स माइनस बोरोइंग। अब बताओ कैपिटल रेसीट्स आपको क्या दी हुई है? नॉन डेट दी हुई है, मतलब ऑलरेडी बोरोइंग हटा के दिया हुआ है, तो इसको तो हम सीधा ही कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे नॉन डेट रिसीट्स, ठीक है। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 20,000 एंड 35,000। तो यहाँ आ जाएगा 20,000 प्लस 35,000, ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसीट। जल्दी से बताओ क्या आया अपना? 8,000। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 8,000 प्लस हमारी कैपिटल रिसीट्स क्या दी गई है विदाउट बोरोइंग? 25,000। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 25,000। सॉल्व करो। 55,000 माइनस 0,0,085 13 और 1 33,000। एनी डाउट? इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 22,000। तो क्या आ गया आपका फिस्कल डेफिसिट? 22,000। अब यहाँ क्या लिख दोगे? 22,000। एनी डाउट्स? कोई डाउट यहाँ पे मैंने क्या किया? देखो, हमें निकालना था फिस्कल डेफिसिट, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, बट बोरोइंग के अलावा। टोटल एक्सपेंडिचर हमें नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, दोनों को ऐड करके हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 20,000। सिमिलरली अब यहाँ पे हमको रेवेन्यू रिसीट नहीं दी गई है, पर रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। अब रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इस फॉर्मूले से हमने रेवेन्यू रिसीट निकाल लिया। कितना आया हमारा? 8,000। वो यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे कैपिटल रिसीट से बोरोइंग माइनस करना था, बट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? नॉन डेट क्रिएटिंग, मतलब बोरोइंग हटाकर उसकी वैल्यू हमें क्या दी है? 25,000। तो ये मैंने दोनों को ऐड करके अपना टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया, और ये ऐड करके मैंने अपना टोटल रिसीट निकाल लिया। जब दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया? 22,000। क्या हुआ 22,000? मेरा फिस्कल डेफिसिट। वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज आर वेरी इजी, व्हाट? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट के लिए क्या करना होता है आपको? टोटल जो आपका फिस्कल डेफिसिट आता है उससे आप सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हो। अब आपका कितना आया है फिस्कल डेफिसिट? 22,000। तो 22,000 और इंटरेस्ट पेमेंट आपको कितने दिए हुए हैं यहाँ पे? ये दिए हुए हैं इंटरेस्ट आपके 7,000। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0,0,0,12 में से 7 गए, 5 और 1, 15,000 क्या आ गया आपका? प्राइमरी डेफिसिट आ गया। आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या आ गया? 15,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप इट इज वेरी क्लियर, इट्स वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम्स में, सो यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। Okay, let's just revise what all we have covered today. It was a big part. First, we started with the types of budget, जिसमें हमने पढ़ा balanced budget, surplus budget and deficit budget. Balanced budget जब expenditure और receipts equal होते हैं, सरप्लस बजट जब रेसिट्स ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर कम होता है, और डेफिसिट जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रिसीट कम होता है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली सिचुएशन में डेफिसिट में रहता है बजट, और 3 टाइप के डेफिसिट्स होते हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस योर रेवेन्यू रिसीट्स।
फिजिकल डेफिसिट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस योर टोटल रिसीट्स, बट हम उसमें बोरोइंग नहीं लेते हैं. क्यों? क्योंकि बोरोइंग इज अ मेजर टू कॉमिट योर फिजिकल डेफिसिट. आपको अपना फिजिकल डेफिसिट कम करना है तो आप वो एक्चुअली टोटल बोरोइंग ही शो करता है. एंड लास्ट इज योर प्राइमरी डेफिसिट, जिसमें यू सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट. ये था आज का हमारा चैप्टर. लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड सी व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड. Question number first, what is the term used to describe the difference between government's revenue receipts and revenue expenditure? यहाँ देखो, यहाँ वर्ड रेवेन्यू मेंशन्ड है, ठीक है. तो बजट सरप्लस नहीं, बजट डेफिसिट नहीं. कंफ्यूज मत होना, डेफिसिट पढ़ के बजट मत कराना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड है? रेवेन्यू. सो योर आंसर वुड बी रेवेन्यू डेफिसिट. एनी डाउट? योर आंसर वुड बी डी, रेवेन्यू डेफिसिट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट. हमें क्या निकालना है? फिजिकल डेफिसिट. ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल रिसीट्स दी हुई हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बोरोइंग्स दी हुई हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. मतलब यहाँ हमें रेवेन्यू रिसीट दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है, और कैपिटल रिसीट्स दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया है. अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आपको इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज़ दी गई है, वो क्या है? बोरोइंग्स. अगर आपको टोटल बोरोइंग्स दी जाती हैं तो वो क्या हो जाती है एक्चुअली? अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको किसी भी सिचुएशन में टोटल बोरोइंग्स दी है तो वो क्या डिपिक्ट करती है? वो आपको बताती है कि आपका एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट क्या है. सो बेसिकली इसका आंसर हमें यही दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 32 बिलियन. योर टोटल बोरोइंग्स इज योर फिजिकल डेफिसिट. So 20 billion wrong, 132 wrong, 32 billion is right, and 60 billion is wrong. I hope it is very clear. Okay, moving to the next question. What is primary deficit? Fiscal deficit minus interest payment? Yes. Fiscal deficit plus interest payment? Wrong. Revenue expenditure minus revenue receipt क्या हो जाता है? Revenue deficit. तो ये क्या हो गया? गलत हो गया. ये प्राइमरी डेफिसिट नहीं हुआ. कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट क्या हो जाएगा? कैपिटल डेफिसिट. ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. योर आंसर वुड बी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. Okay, this was the topic for today. I hope you understood it. Thank you so much.